नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जनवरी 27, वर्ष है 2025। नया साल शुरू हो चुका है, एक महीना ख़त्म होने को आया है। और आज मैं बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं चाहता था कि ये जो टॉपिक है ये वीडियो के रूप में बनाया जाए, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग आधे घंटे से लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, और ये आराम से 2-3 GB खा जाएगा मेरे। और इसीलिए ना चाहते हुए मुझे ये टॉपिक ऑडियो फॉर्म में बनाना पड़ रहा है। मगर मैं फिर भी आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को सुनेंगे। और मेरी मजबूरी है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं होता। मेरा लगभग 1 GB का प्लान है। अब तुम मुझे बताओ कि 1 GB के प्लान में मैं 2-3 GB का वीडियो कैसे अपलोड करूँ? नहीं हो सकता ना मुझसे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं ना चाहते हुए इस वीडियो को ऑडियो मैसेज में बना रहा हूँ। मगर बात ऐसी खतरनाक करने वाला हूँ कि तुम सबकी हवाइयाँ उठ जाएगी। तुम सब सोचोगे कि यार आखिर हो क्या रहा है। और मैं तुम में से लोगों को ये सलाह भी दूंगा कि हो सके ना तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो या इसका ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लो, जिससे कि तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा भविष्य में। ठीक है, तो बात है कल रात जब 12 बजे के बाद मैं कुछ जानकारी निकाल रहा था। इंटरनेट पे कि ये जो हमारे पास पैसा है, फिर तुम बात करो डॉलर की, पाउंड की, यूरो की, या रुपये की, या येन वगैरह की, इसकी इसके पीछे बैक क्या है। और ये सुन के मेरे जो, क्या ही कहूँ, मेरा मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मुझे काफ़ी मेरा विश्वास हट गया कि ये जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, पेपर मनी यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बेस है ही नहीं। इसके पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सोना चांदी का कोई पैमाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पैसे का केवल एक कागज के टुकड़े के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे फिएट मनी कहते हैं। इसका कोई वैधानिक कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। ये केवल एक कागज का टुकड़ा है, आपको दिया जा रहा है। और ये केवल किसी एक देश की बात नहीं है, ये दुनिया भर के देशों की बात है। दुनिया भर के देशों की बात है। अमेरिका से भी ये फ्रॉड चल रहा है। वहां पे भी अंधाधुंध डॉलर को छापा जा रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है, डॉलर की परचेसिंग पावर कमजोर हो रही है। डॉलर भले मजबूत हो, मगर उसकी परचेसिंग पावर कमजोर हो रही है। पहले के समय का जो डॉलर था और आज के समय का जो डॉलर है, दोनों अलग अलग है। और यही रिचर्ड निक्सन के समय में हुआ था कि उसने डॉलर के पीछे जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसे हटा दिया, जिसके बाद से वो लोग अंधाधुंध पैसे छाप रहे हैं। और कल रात मैंने जब ये खंगाल के देखा मैंने जब ये पूरी जानकारी निकाली, मुझे पता चला कि भाई अमेरिका के पास कोई एश्योरेंस, ट्रेजरी वगैरह, कोई बिल वगैरह, कोई एसेट वगैरह कुछ भी नहीं है। सारा हिसाब किताब कागज के ऊपर हो रहा है। अमेरिका कहता है कि भाई मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, हमें लोन दे दो, और ये लोग लोन ले लेते हैं और पैसे छाप देते हैं। मतलब कि ये एक तरीके से फ्रॉड है। अगर कोई आम आदमी अगर ये फ्रॉड करता तो हम और तुम सीधे जेल में होते। ये एक तरीके से वो फ्रॉड होता है जैसे कि मान के चलो कोई दुकान है या कोई घर है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, मगर कीमत बता दी गई 10 करोड़ रुपए, और उस हिसाब से लोन लिया गया। तो ये लोन फ्रॉड नहीं हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यही तो केस चल रहा था अभी कुछ महीनों पहले, कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को महंगा करके बताया और लोन ले ली मार्केट से। तो यही चीज़ अमेरिका की सरकार कर रही है। वो लोग अंधाधुंध लोन लिए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये जो सिस्टम बना है फिएट करेंसी का, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहा है। भारत में भी यही चल रहा है। हमारी भी जो फिएट करेंसी है उसके पीछे आपको एसेट नहीं दिखेगा, उसके पीछे आपको कोई बेस नहीं दिखेगा, गोल्ड सिल्वर कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि कोई भी देश जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकता है। मतलब कि सोच के देखो, अगर मैं आपको कागज का टुकड़ा पकड़ा दूं कि भाई ये कागज का टुकड़ा लो और चलाओ, तो क्या इसका तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। मगर क्योंकि रिजर्व बैंक ने ऊपर ठप्पा लगा के दे दिया कि मैं ग्राहक को ये अधिकार देता हूं कि तुम इसको अदा कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि तुम उसको स्वीकार कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि पैसे छापने का कोई पैमाना नहीं है। जिसकी जितनी इच्छा, जितनी मर्जी, हर कोई पैसे छाप रहा है। और यही चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है, और बहुत ही हैरानी के साथ हो रही है कि दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि फिएट करेंसी को लेके चल रहे हैं। और उसके फायदे पता है क्या है? तुम जानोगे तो हैरान हो जाओगे। फिएट करेंसी का फायदा यही है कि इनके पास अनलिमिटेड पैसे आ जाते हैं।
इनके पास अनलिमिटेड पैसे आ जाते हैं। मतलब कि तुम सोच के देखो, इन्हें टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्हें टैक्स लेना होगा तो तुम चिल्लाओगे नहीं। अगर ये तुमसे टैक्स मांगने के लिए आएंगे कि भाई हमें इनकम टैक्स दो, हमें इतना कर्जा वगैरह दो, तो लोग नहीं देंगे। लोग गरीब हो गए तो लोग कैसे देंगे? और चलो पैसे वाले हो गए तो भी लोग पैसे कैसे देंगे? किसी को पैसा थोड़ी देना है इनकम टैक्स में। तो इसका जो एक लूप होल है, एक जो उपाय है वो यही है कि भाई नकली नोट छापो और उसे डाल दो इकोनॉमी के अंदर। और ये जो नकली नोट छापी जा रही है उसका खामियाजा पूरा देश, पूरी दुनिया भुगत रही है। मतलब कि तुम सोच के देखो, मजाक चल रहा है क्या कि हर साल 5 से 6% महंगाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? कैसे बढ़ जाती है? कैसे बढ़ जाती है? पूछ के देखो ना अपने आप को। अगर रुपया छाप नहीं रहे होते, अगर रुपया छाप नहीं रहे होते तो महंगाई कैसे बढ़ जाती? अगर रुपया एक लिमिट में होता, मान के चलो कि मार्केट में है 100 करोड़ रुपए, अगर 100 करोड़ रुपए मार्केट में है तो 100 करोड़ ही रहना चाहिए ना, मगर नहीं। यही तो खेल है। ये लोग हर साल पैसे छापते रहते हैं, छापते रहते हैं, छापते रहते हैं। और जब पैसे बढ़ जाते हैं तो उसे एडजस्ट करने के लिए ये लोग कहते हैं कि ये तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, देखो कितना कम हो गया। मगर मेरा सवाल यही है, अगर पैसे छापना ही बंद कर दिया जाए, जितना पैसा है उतना ही रखा जाए, तो इन्फ्लेशन को और भी कम किया जा सकता है। ऐसे कितने ही देश हैं जो कि हमसे छोटे हैं, हमसे कम पैसे छापते हैं, वहां पे महंगाई की कमी है, महंगाई की कमी है। मगर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही चल रहा है कि ये केवल कागज के टुकड़े को छाप रहे हो और कागज के टुकड़े को चारों तरफ घुमा रहे हैं। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपके या मेरी जेब के अंदर जो पैसे है वो केवल कागज का टुकड़ा है। भले वो डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, कुछ भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी। और मेरा ये पढ़ के दिमाग हिल गया, कल रात जब मैं पढ़ रहा था, मेरा ये देख के दिमाग हिल गया कि ये जो फिएट करेंसी है ना, फिएट करेंसी, इसकी वैल्यू किसी देश के पॉलिटिकल और आर्थिक हालत को लेके डिसीजन लिया जाता है कि ये करेंसी कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी। मतलब कि सोच के देखो क्या मजाक है, क्या बकवास है। कोई देश के अगर सोसाइटी या फिर जो भी कहो, अगर कमजोर, अगर खराब होगी या फिर उसमें कोई समस्या चल रही होगी या फिर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, तो कहते हैं कि उसकी वैल्यू हम नीचे गिरा देते हैं। वो जो फिएट करेंसी कमजोर हो जाती है। यानी कि मान के चलो, अगर किसी देश में लड़ाई हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो कहते हैं कि वहां की करेंसी की वैल्यू नीचे गिर जाती है। क्योंकि कहते हैं कि बाहर के लोग, विदेशी निवेशक वहां से पैसा ले लेते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? चलो विदेशी निवेशकों ने पैसे ले लिए, कोई बात नहीं, मगर क्या देश की अपनी करेंसी नहीं है क्या? जैसे कि मान के चलो रसिया है, रसिया बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही एक सटीक उदाहरण साबित किया है इस मामले में। उसने बताया है कि भाई विदेशी निवेशक अपना पैसा ले भी ले तो भी मेरा देश चलता रहेगा, मेरा देश चलता रहेगा, मुझे जो भी चाहिए मैं सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। व्लादिमीर पुतिन ने यह बहुत ही सटीक तरीके से बताया है। मगर बाकी के जो देश है वो कहते हैं कि अगर विदेशी निवेशक पैसा लेके चले गए तो हमारी करेंसी नीचे गिर जाएगी। मैं कहता हूं कैसे गिरेगी, कैसे गिरेगी? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे क्या? मान के चलो तुम्हारे पास 1,000 रुपये है, तो वो तो तुम्हारे पास है ही ना, तो तुम उस 1,000 का उपयोग कर ही सकते हो। उससे फिर बाकी विदेशी निवेशकों का क्या ही मतलब है? और मैं यही कहता हूं, जो देश, मान के चलो आपको और मुझे क्या चाहिए, आपको और मुझे चाहिए कि भाई हमें 2-3 टाइम का खाना मिलता रहे, बस 2-3 टाइम का खाना मिलता रहे, एक आध घर मिलता रहे। अब ये जो बेसिक जरूरतें है, बिजली वगैरह, पानी की सुविधा, ये तो नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप देश में भी है, रसिया में भी है, ठीक है, बेलारूस में भी है, सर्बिया में भी है, सब जगह है। उनकी इकोनॉमी और भी हो सकता है खराब हालत में हो, मगर फिर भी वो अपने लोगों को ये सब चीज़ें दे सकते हैं। तो ये जो बहाना बनाया जाता है कि अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा तो हम चीज़ों को खरीद नहीं सकेंगे, ये इसका कोई बेस नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए केवल अपने जीवन जरूरी चीज़ें उसकी पूरी हो जाए, लोगों को बस यही चाहिए ना। तो भाई सवाल ये है कि विदेशी निवेशकों का या विदेशी व्यापार की क्या जरूरत है? अगर भारत और भारत देश, भारत के लोग अपनी जरूरत का सारा सामान बना लेते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, तो फिर हमें विदेशी व्यापार की जरूरत क्या है? जब पंडित नेहरू की सरकार थी और सोवियत यूनियन था और रसिया की जगह, उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, तो भारत ने अनाज के बदले में हथियार लिए थे,
पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी। सोवियत यूनियन ने कहा था कि भाई हमें अनाज दे दो, हम तुम्हें हथियार दे देंगे, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है, अगर किसी समाज के पास, किसी देश के पास अगर अनाज है, अगर उसकी जरूरत की चीजें हैं, तो फिर विदेशी व्यापार की जरूरत है ही क्यों? विदेशी व्यापार नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो फिर तुम्हें विदेशी मुद्रा की भी जरूरत नहीं है, डॉलर, पाउंड, यूरो। इसके लिए अपनी मुद्रा को कमजोर करना, नीचे गिराने का कोई मतलब थोड़ी है। मगर यही तो खेल है यहाँ पे। ये लोग मुद्रा को नीचे गिराएंगे, तुम्हें कमजोर करेंगे, तुम्हें महंगाई में दबा देंगे और कहेंगे कि विदेशी निवेशकों ने पैसे ले लिए इसलिए हम कमजोर हो गए, इसलिए हमारा रुपया नीचे गिर गया। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है इस बात का? क्या विदेशी निवेशक आपके घर से गेहूं चावल चुरा के गए थे क्या? क्या विदेशी निवेशक आपके देश में से सोना चांदी हीरा चुरा के लेके गए थे क्या? नहीं ना, अपना पैसा ही तो लेके गए ना। अब लेके चले गए तो फिर क्या समस्या है? बाकी चीजें तो आपके पास है ना। मगर यही तो मेन समस्या है, सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि आपको बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। और यही चीज आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएगी कि ये होता है, फलाना होता है। मगर क्यों होता है? क्यों होता है ये है मेन सवाल। तो ये तो अपनी जगह पे है, मगर ये जो फ्रॉड की शुरुआत हुई है बहुत एक हद तक अमेरिका से ही हुई है, और हो सकता है किसी और ने भी की हो। अमेरिका को हम कब तक दोष देंगे? अमेरिका ने तो रिचर्ड निक्सन के समय में ये गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया था, ठीक है। उसके पहले डॉलर के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड था, मगर उसके पहले भी कितनी फिएट करेंसी थी जो फेल हो गई। जर्मनी का उसका उदाहरण है वेइमार रिपब्लिक। जर्मनी में जो पहले सरकार थी उसे वेइमार रिपब्लिक कहते थे। उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई थी, या जो भी तुम कहो, क्योंकि वहां पे एक समस्या यह थी कि उनके ऊपर विदेशी देशों ने क्या कहते हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, पेनल्टी या फिर तुमको दंड लगाया था कि भाई तुमने युद्ध किया है, तुम्हें हमें इतना खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारा नुकसान किया है, इसलिए तुम हमें पैसे दो, ठीक है। अब बेचारी जर्मनी के पास पैसे थे नहीं, उन्होंने अपना पेट काट काट के पैसे दिए, मगर कितने देते? कोई तो हद होती ना, मगर हद थी नहीं। इतना बड़ा पेनल्टी लगाई गई जर्मनी पे कि वो देश देते देते कंगाल हो गया। मतलब कि लोग ठेला भर के अंडा खरीदने के लिए जाते थे, ठेला भर के ब्रेड खरीदने जाते थे, ठेला भर के पैसे लेके। और हालत यहां तक थी कि सरकार ने नोटों को दो तरफ की जगह एक तरफ ही छापना शुरू कर दिया, यानी कि आपके जेब में जो नोट है वो दोनों तरफ छपा होता है, आगे गांधी जी पीछे लिखा होता है, बस इस तरीके से। मगर जर्मनी की सरकार ने कहा कि भाई हमें पैसे बचाने हैं, क्योंकि ये जो स्याही छापेंगे, कागज का उपयोग होगा, इससे अच्छा है कि हम एक ही तरफ का पेपर छाप ले। और फिर वो देश की हालत ऐसी हुई कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही खराब हालत से गुजरा है जर्मनी, और मैं क्या ही बताऊं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी फिएट करेंसी है जिसके पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबकी हालत यह है, क्योंकि आप अनलिमिटेड पैसे छाप ही नहीं सकते ना। और छापते हैं तो आपको सबको देना चाहिए कि ठीक है भाई हम पैसे छाप रहे हैं तो सबके अकाउंट में इतने इतने पैसे चले जाएंगे। अगर देश में 100 करोड़ लोग हैं तो सबके हिस्से में थोड़े थोड़े पैसे चले जाएंगे ना, तो उस हिसाब से सबको थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। मगर नहीं, यहीं पे बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जो पैसे छापे जाते हैं, ये जाते हैं उद्योगपतियों की जेब में, सरकारी बाबुओं की जेब में, नेताओं की जेब में, भ्रष्टाचार की जेब में, ठेकेदारों की जेब में। तो इनकी तो जेबें भरी रहती है, मगर मरता कौन है? मरता है आम नागरिक, गरीब नागरिक, निचले जो वर्ग का आखिरी कर्मचारी होता है वो मरता है, जो बेचारा छोटा मोटा व्यापारी होता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, या फिर कोई नौकरी कर रहा होता है, झाड़ू पोछा लगाता है, वेटर होता है, मैकेनिक होता है, वो मरता है। क्यों? क्योंकि ये जो नोट छाप रहे हैं, तो आपके या मेरे पास तो सीमित नोट है ना, आपके या मेरे पास तो एक सीमित नोट है ना। एक मैकेनिक है, एक ड्राइवर है, एक बेकरी वाला है, एक दूध वाला है, उसके पास तो सीमित नोट है ना। वो कितना नोट कमाएगा तुम मुझे बताओ ना, एक दिन का 500 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। महंगाई बढ़ी गई अलग बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा पैसे बचा लेगा। अगर वो ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा खर्च भी करेगा, यानी कि उसके पास जो पैसे बचेंगे वो उतने नहीं बचेंगे, सिंपल बात है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि एक आदमी जिसके पास मान के चलो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, अब वो 5 लाख रुपए भरने तो वाले है नहीं। 5 लाख से तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 6, 7 या 10% तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा। मगर कहने का मतलब ये है कि सरकार जो पैसे छाप रही है वो उससे ज़्यादा छाप रही है, और मार्केट में, इकोनॉमी में जो पैसे डाले जा रहे हैं, कागज़ का टुकड़ा एक तरीके से, वो इतना ज़्यादा डाला जा रहा है कि तुम्हारे 5 लाख की वैल्यू कुछ भी नहीं है। पहले लोग 4-5 लाख में घर खरीद लेते थे, आज
वही घर 50-60 लाख में बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तुम मुझे बताओ, तो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो लंबे समय तक नहीं टिकने वाले, क्योंकि ये जो फिएट करेंसी है उसका कोई पैमाना है ही नहीं। और कल जब मैं पढ़ रहा था मुझे ये भी पता चला कि डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि डॉलर में व्यापार होता है, तेल का व्यापार होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी का व्यापार होता है, खरीद बेचान होता है। मतलब कि ये कोई लॉजिक हुआ क्या? कागज का टुकड़ा पकड़ा के अगर तुम तेल खरीद लोगे या फिर इंटरनेशनल व्यापार करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो करेंसी फुल प्रूफ है। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बन रही है क्योंकि सबको लगता है कि भाई डॉलर ही सब कुछ है। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है? तुम मुझे बताओ। मतलब कि ये कोई लॉजिक है कि डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि इसमें व्यापार होता है? क्यों भाई? व्यापार तो पहले सोने पे भी था, चांदी पे भी था, तो फिर डॉलर पे व्यापार करने का कोई मतलब कैसे हुआ? ये है मेन पॉइंट। और ये बहुत ही बकवास है, मैं क्या ही बताऊँ। तो मेन पॉइंट ये है, मेन समस्या यही है कि डॉलर की वैल्यू का कोई आधार नहीं है। डॉलर की वैल्यू का कोई आधार नहीं है। पूरी बकवास है, पूरी कोरी बकवास है। और उसके एक आर्टिफिशियल वैल्यू बना के रखी गई है। कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, इसलिए डॉलर की वैल्यू मजबूत है। डॉलर बेसिकली अमेरिका की करेंसी है ना। तो कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, इसलिए डॉलर मजबूत है। क्या लॉजिक है इस बात का? अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होने से डॉलर कैसे मजबूत हो सकता है? कोई भी करेंसी के पीछे कोई एसेट होना चाहिए ना, कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। सिंपल बात है ना। मगर नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अमेरिका में तुम जाके देखो वहाँ पे क्या हालत है। वहाँ पे जो शहर है, वहाँ पे जो सिटियाँ है, तुम बात करो शिकागो वगैरह, वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते, वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इतना हाई हो चुका है। मतलब कि हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता ही जाता है। लोग अपना बाप दादा का घर बेच के फुटपाथ पे रहने को मजबूर है। और तुम कहते हो कि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है। मान के चलो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया है, वहाँ की इकोनॉमी हो सकता है बढ़िया हो, वहाँ पे हो सकता है सुविधाएं बढ़िया हो, वहाँ पे हो सकता है फैसिलिटी बढ़िया हो, मगर वहाँ पे गरीबी भी बहुत है। वहाँ पे हर कोई पिसा हुआ है, वहाँ पे हर कोई मजदूरी कर रहा है, वहाँ पे लोगों की समस्याएं है, वहाँ पे बहुत कुछ है, वहाँ पे रोजगार भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बिना एसेट के ये कह दे कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है इसलिए हम डॉलर को मजबूत बना के रखेंगे। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। कल को तो पाकिस्तान भी कहेगा कि भाई मेरी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, मैं भी अपना रुपया मजबूत कर दूंगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी है, कोई लॉजिक थोड़ी है ये। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था या फिर उसकी सुविधा या उसका इंडेक्स वगैरह जो भी तुम कहो, उससे उसके करेंसी का कोई वैल्यू थोड़ी होता है। कोई लॉजिक नहीं इसका। कल को कोई छोटा सा देश कहेगा, लग्जमबर्ग या फिर तुम बात करो कोई भी छोटा सा देश जैसे स्विट्जरलैंड हो गया या फिर कोई भी कुवैत वगैरह, कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है, तो क्या उनकी करेंसी मजबूत हो जाएगी? लॉजिक से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड और उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं वेल्थ वगैरह से। कहने के लिए मंगोलिया के लोग भी बहुत सुखी है। मंगोलिया में भी लोग बकरी चराते हैं और गाय चरा के दूध बटर खा के पड़े रहते हैं मंगोलिया में। मगर मंगोलिया की इकोनॉमी तुम जाके देख लो, इतनी कोई खास इकोनॉमी नहीं है मंगोलिया की। रहने के लिए बहुत बढ़िया देश है, बहुत बढ़िया जगह है पहाड़ों के बीच में, ठीक है। मगर कहने का मतलब ये है कि ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी बढ़िया है इसलिए। किसने कहा भाई इकोनॉमी बढ़िया है? किसने कहा? खुद ही कह दिया कि भाई मेरी इकोनॉमी बढ़िया है, और फिर कहते हैं कि भाई डॉलर इसलिए मजबूत है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। चलते इसके आगे। तो जब मैंने पढ़ा, जब मैंने देखा कि जो डॉलर की वैल्यू है, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण है। और कारण बेसिकली बताओ क्या है? कारण ये है कि कहते हैं कि अमेरिका की सरकार लोन लेती है, जैसे कि हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक से लोन लेती है। सरकार जाती है कटोरा लेके रिजर्व बैंक के पास कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। ठीक उसी प्रकार अमेरिका की सरकार भी जाती है फेडरल रिजर्व के पास कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, ठीक है।
अब फेडरल रिजर्व क्या करता है, वो कुछ सिक्योरिटी के चक्कर में पैसे छाप के दे देता है, समझे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे देता है उसे ब्याज समेत लौटाने भी है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यही है कि ये सारा हिसाब किताब कागज़ के ऊपर हो रहा है, सारा हिसाब किताब कागज़ के ऊपर हो रहा है। अब तुम मान के देखो, ये जो इतना ट्रिलियन डॉलर छापे गए हैं, ये कहाँ पे रखेंगे ये लोग? कहीं नहीं रखेंगे ना, केवल कागज़ के ऊपर रखेंगे, सिंपल बात है। ये जो ट्रिलियन डॉलर अगर वापस जाएंगे फेडरल रिजर्व में, तो तुम मान के चलो इतने सारे कागज़ के नोट कहाँ जाएंगे? या फिर तुम मान के चलो डिजिटल एसेट हो, डिजिटल करेंसी हो, तब ये कैसे एडजस्ट हो पाएगा? और समस्या यहाँ पे यही है कि जो लोन चुकानी है, मान के चलो कोई लोन है 50 साल के लिए, 70-80 साल के लिए, उसे चुकाने के लिए सरकार दूसरी लोन लेती है कि हमें पुरानी लोन चुकानी है, अब हमें फिर से पैसे दो। और ये लोग कुछ अपनी ट्रेजरी बिल वगैरह जो भी तुम कहो दे देते हैं और पैसे चुका देते हैं। मतलब कि तुम सोच के देखो। और मैंने कल ये भी देखा कि अमेरिका में जो ट्रेजरी बिल है मिनिमम $100 का है, और उसके ऊपर तुम्हें लगभग 4% का इंटरेस्ट मिलता है एन्युअली, ठीक है, एन्युअली। तो इस तरीके से उनका हिसाब किताब चलता है। मगर कहने का मतलब ये है अमेरिका अपना जो कर रहा है। अमेरिका ने भी अपनी करेंसी के पीछे से कोई स्टैंडर्ड हटा दिया, ठीक है। और लॉजिक वही है कि हम टैक्स भी लेंगे और नोट भी छापेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि बाकी देश क्यों कर रहे हैं ये? भारत सरकार के पास फिएट करेंसी क्यों है? हमारी जो करेंसी है उसके पीछे कोई एसेट या वैल्यू क्यों नहीं है? मतलब कि तुम मान के चलो हर साल 4 से 5% या 6% भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये तो डायरेक्ट लूट हुई ना, लूट हुई है। अगर पैसे सीमित है, अगर पैसे एक लिमिट में है, तो फिर महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, सिंपल बात है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई धीमे धीमे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, धीमे धीमे इकोनॉमी बड़ी होती है, जो होती है वो होती है। देखो, इकोनॉमी अगर बड़ी भी होती है तो भी पैसा तो उस हिसाब से ही बढ़ना चाहिए ना जितना एसेट है। इकोनॉमी बड़ी होती है इसका मतलब ये तो होगा ही कि एसेट भी बढ़ता है, लोग अमीर होते हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, लोगों के पास ज़्यादा एसेट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो पैसा तो मजबूत होना चाहिए ना ऊपर से। क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा अनाज उगा रहे हैं, लोग ज़्यादा अनाज खा रहे हैं, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, अगर लोगों के पास ज़्यादा भोग विलास है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उन्हें पैसे कम कमाने पड़ रहे हैं, उन्हें खर्च करके अपना काम चल जा रहा है ना। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो एसेट भी बढ़ने चाहिए ना, और अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से रुपया मजबूत होना चाहिए, मगर नहीं होता। यह समस्या है। पिछले 10 सालों में रुपया 30% से भी ज़्यादा गिर चुका है। भारत की बात कर रहा हूँ, 2014 से 2025 तक की बात कर रहा हूँ मैं। 30% के आसपास भारत का रुपया गिर चुका है। 30% तुम्हारी जेब में चपाट लग चुकी है, तुम 30% गरीब हो चुके हो। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बिना सर पैर के नोट छापने का कोई मतलब थोड़ी है। पहले के जो राजा महाराजा थे, रोमन एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, वो क्या बेवकूफ़ थे क्या कि उन्होंने सोने चांदी के सिक्के चला के रखे थे? आपकी वेल्थ सोने चांदी में मापी जाती है और वही ज़रूरी है, वही होना चाहिए। आपके पास सोना चांदी होगा तो कम से कम आप कहेंगे ना कि हाँ भाई मेरे पास इतनी वेल्थ है। मगर दुर्भाग्य से ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा के कहते हैं कि ये है वेल्थ, ये है वेल्थ। यही तो समस्या है। और तुम कहोगे कि भाई सरकार सोना चांदी के सिक्के क्यों नहीं चलाती? उसका एक उपाय, इसके मेन चीज़ ये है, खर्चे अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। खर्चे अलग अलग तरीके से होते हैं। मान के चलो कि सरकार को चाहिए कि लाइट बिल देना है, तो सरकार सोना काट के थोड़ी देगी। सरकार को चाहे लिक्विडिटी यानी कि छोटे पैसों से लेके बड़े पैसे तक, यानी कि 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, 1000 रुपये तक। जबकि सोने चांदी के सिक्के में ये नहीं हो सकता। यह है मेन पॉइंट। मगर इसको लेके उन्होंने उसका एक अलग ही फ्रॉड कर दिया, एक अलग ही फ्रॉड कर दिया ये कि भाई जितना हो उतना पैसा छापते जाओ। तो मेरा कहना सिंपल है, आप छापे मगर उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए ना, एसेट तो होना चाहिए। ठीक है भाई, हमारे पास इतना सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, इतना है, हम उतना हिसाब से पैसे छाप रहे हैं।
तो आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, आपको सोना भी नहीं खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। मगर समस्या यही है कि जितना सोना नहीं है उतना उतना पैसे छापे जा रहे हैं। यह है मेन पॉइंट। मतलब कि एक चीज़ बताओ, तुम और मैं, हम सभी नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारी आय हर साल बढ़ती है 6-7%? नहीं बढ़ती ना। अगर इकोनॉमी बढ़ी हो रही है, अगर पैसे बढ़ रहे हैं, अगर एसेट बढ़ रहे हैं, अगर सब अमीर हो रहे हैं, तो तुम्हारी और मेरी आय 5-6% क्यों नहीं बढ़ रही? और यही हाल अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मगर लोगों की आय नहीं बढ़ रही। वहाँ पे आज भी घंटे के हिसाब से 12 से 13 से 15 डॉलर के आसपास मिलता है। ठीक है, ये 10 साल पहले भी यही था, 15 साल पहले भी यही था, और आगे भी पता नहीं कब तक इतना रहेगा। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने हवा खड़ा किया जा रहा है कि इकोनॉमी बड़ी हो रही है, कैसे बड़ी हो रही है? तुम मुझे बताओ ना। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए घर चाहिए, लोगों को चाहिए रोटी सब्जी चाहिए, दवाई चाहिए, अस्पताल चाहिए। तो अस्पताल का तो पता है तुम्हें कितनी महंगी हो चुकी है अस्पताल, लोगों को इंश्योरेंस लेके ही घूमना पड़ता है अब। तो सवाल ये है, इकोनॉमी बड़ी हो रही है तो ऊपर से तो सब कुछ सस्ता होना चाहिए ना, मगर सब कुछ महंगा हो रहा है। और यही समस्या है ना कि जो चोटी के लोग हैं, जो कुछ बैठे हुए लोग हैं, वो पैसे छाप के आधे पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं और आधे पैसे चवड़नी अठन्नी झूठन तुम्हें दे रहे हैं कि ये लो बेटा खर्च करो। ये चल रहा है पूरी दुनिया भर में। ठीक है, इन ये चाहते हैं कि हम टैक्स भी लेंगे और हम नोट भी छापेंगे, और पूरी दुनिया तो चूतिया ही, दुनिया को क्या ही पता चलेगा। यह है मेन पॉइंट। अब बात करते हैं इसके आगे। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लिए फोकस करते हैं कि पेपर करेंसी पे डिपेंड मत हो जाओ, सोने चांदी पे ही डिपेंड रहो। और ये बहुत हद तक सही भी है। और मगर समस्या यही है कि आप जब सोना चांदी लेते भी है तो उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। मैंने जैसा कहा ना कि भाई आपके पास अगर 100 ग्राम सोना है तो आप उसे काट के नहीं दे सकते कि ये लो 1 ग्राम सोना, मुझे इतना अनाज दे दो या इतना पैसे दे दो, इस तरीके से तुम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में सोना पड़ा हुआ है तो तुम उसका लिक्विडिटी में इतना अच्छे से उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग सोने के साथ चल रहे हैं, सोने चांदी के साथ, क्योंकि अगेन यही एक उपाय है। ये कागज़ का टुकड़ा संभाल कर से या उसे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, हर साल 5-6% महंगाई बढ़ रही है। अब ये महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये नोट छापे जा रहे हैं, सिंपल बात है। ठीक है, मगर आपको बताया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है। चलते इसके आगे। जब बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं, 18%, 19%, जो भी तुम कहो। ठीक है, ये सब अपनी जगह पे है। मगर बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड भी लेते हैं, डिजिटली सोना भी लेते हैं, जो कि उनके बैंक अकाउंट में होता है, फिर वर्चुअल अकाउंट में होता है, या फिर उनके डीमेट अकाउंट वगैरह में होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो सोना आप अपने हाथों में नहीं रख सकते, जो सोना आप अपने जेब में नहीं रख सकते, जो आपके मोबाइल में दिखता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है, कागज़ पे लिख के दिया जाता है कि आपके अकाउंट में 50 ग्राम सोना है, वो सोना अगर आपके पास नहीं है तो वो केवल कागज़ के एक टुकड़ा भर है। अगेन वो भी एक नया तरीका है लोगों को फ्रॉड करने का। आपको कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे दिया जाता है कि इस आदमी के पास 50 ग्राम सोना है, मगर वो सोना आपके हाथों में होना चाहिए, और होगा तो फिर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोना लेके घूमेंगे तो वो एक जिम्मेदारी भी है, वो चोरी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज भी देने पड़ेंगे। मगर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को पेपर करेंसी से दूर करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एसेट की तरफ ले जाना पड़ेगा, और ये बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि जो डिजिटल गोल्ड है, कागज़ के ऊपर लिख के दिया जाता है 10 ग्राम सोना, 50 ग्राम सोना इस भाई के पास, इस बहन के पास है, वो कैसे फ्रॉड होता है बताते हैं। बेसिकली जो सोने के बड़े बड़े बैंक है, जहाँ पे सोना भरा हुआ है ठेला भर भर के, ज़्यादातर बैंक है पश्चिम के देशों के पास। पश्चिम के देशों के पास है,
यानी कि अगर भारत की सरकार या भारत के बैंक तुम्हें देते हैं कि तुम्हारे पास 50 ग्राम सोना है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार वो सोना तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे अकाउंट में डाल रही है कागज़ के हिसाब से, कागज़ के हिसाब से डाल रही है। यानी कि भारत सरकार ये एक तरीके से अंडरटेकिंग या जो भी तुम कहो वो ले रही है कि हम मनोज को या रमेश को या सलोनी को हम 50 ग्राम सोना दे रहे हैं पैसों के बदले में या इन्वेस्टमेंट के रूप में। मगर भारत सरकार के पास क्या वो सोना है? ये है मेन पॉइंट। क्या भारत सरकार के पास सोना है 50 ग्राम? ये है मेन पॉइंट। अब सवाल है कि या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा? उसका जवाब है ये होता है अमेरिका और बाकी देशों की सोने की बैंकों के पास। वहाँ पे एक सोने की बैंक होती है जहाँ पे सोने के बिस्कुट होते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्पायरेसी या तुम जो भी कहो वो है कि उनके पास कितना सोना है वो पता ही नहीं है, और किसी को नहीं पता कि असली सोना कितना है। अमेरिका के बैंक या जो भी तुम कहो गोल्ड बैंक विदेशों के, वो कागज़ पे लिख के दे देते कि भारत के पास इतना सोना, पाकिस्तान के पास इतना सोना, चाइना के पास इतना सोना, ठीक है। और यही तो होता है कि बहुत बार इन पे बैन लग जाता है। रसिया पे बैन लगा दिया, अफगानिस्तान पे बैन लगा दिया, कितनों पे बैन लगा दिया ना। ये है मेन पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास या मेरे पास जो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ सोना है वो भी अमेरिका या बाकी किसी देश के लॉकर में पड़ा हुआ है। अब उसके लॉकर में क्या पड़ा है तुम्हें या मुझे क्या पता? हो सकता है खाली हो सकता है केवल कागज़ के ऊपर लिख के दिया जा रहा हो। यह है मेन पॉइंट। हो सकता है कि ये भी एक फ्रॉड हो, समझ रहे हो। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो कह चुके हैं, जो काम करते थे वहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे है, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सोना है, कुछ लोग कहते हैं कि सोना नहीं है। अब किसकी बात पे तुम विश्वास करोगे? समझे? तो ये सब लॉजिक है। कहने का मतलब ये है जो फिएट करेंसी छाप रहा है, फिएट करेंसी छाप रहा है, यानी कि कागज़ का टुकड़ा छाप रहा है, वो सबसे पहले तो टुकड़ा अपने पास रख रहा है, ठीक है। और वो तुम्हें अठन्नी चवन्नी जुठन दे रहा है कि तुम मेरे लिए 10-10 घंटा काम करो, 80-80 90 घंटे काम करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और तुम उस कागज़ के टुकड़े के लिए हफ्ते में 70-80 घंटा काम करते हो या करती हो, ठीक है। उस कागज़ के टुकड़े के लिए तुम वो कागज़ का टुकड़ा लेती हो और तुम सोचती हो कि भाई मैं अपना गुजारा कर लूँगी। मगर कैसे करोगे तुम? वो जो ऊपर से ढन्ना सेठ या तुम जो भी कहो, वो तो कागज़ का टुकड़ा दे रहा है ना, ऊपर से वो तो तुम्हें मजदूर बना रहा है ना, मजदूर। ये एक मॉडर्न स्लेवरी है, मॉडर्न गुलामी। पहले के समय में क्या होता था, लोगों को चाबुक मारते थे, ये लो चाबुक, मरो तुम। चाबुक मारते थे, लोगों के बीवी बच्चों को किडनैप कर लेते थे और कहते कि भाई काम करो वरना हम मार देंगे सबको, ठीक है। पहले होता था। आज क्या हो रहा है? आज तुम्हें जिंदा रहने के लिए कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया जाता है और कहते हैं कि ये तुम्हारी कमाई है, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, इसे खर्च करो, उसे उड़ाओ। अरे भाई तू कहाँ से कमा के लेके आया? ये सवाल पूछना चाहिए ना उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई तू कहाँ से लेके आया? कहीं खुद तो नहीं छाप दिए तुमने मशीन लगा के? ये है मेन पॉइंट। और अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को बताना चाहिए। ये अमेरिका में मूवमेंट चल रहा है कि भाई हम जो भी काम धंधा कर रहे हैं उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है उसका। आने वाले 2-3-4-5 सालों में सारा काम बदल जाएगा, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपना काम धाम छोड़ के एक पारंपरिक जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, फिर बकरी पालन हो गया, गाय का पालना हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, फिर फर्नीचर बनाना या फिर मिस्त्री का काम हो गया। अमेरिका में लोग धीरे धीरे वापस उस काम की तरफ जा रहे हैं कि भाई हम अपना पारंपरिक काम करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे हो, बेटे बेटियां हो, वो इसमें एक्सपर्ट हो जाए कम से कम। जबकि जो तुम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलता था, आज भी चलता है, मगर उसकी जगह गूगल शीट आ गया, कल कुछ और आ जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर तुम लोग सीख रहे हो उसका कोई भविष्य नहीं है, और उसके अंदर कंपटीशन भी है, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है।
तुम वो केवल गुलामी कर रहे हो अपने कॉरपोरेट सेठों को खुश करने के लिए, सेठ और सेठानियों को खुश करने के लिए, कि ठीक है भाई मुझे इतना काम आता है, मुझे इतने पैसे दे दो। ये है बस। कहने का मतलब ये है, आप और मैं क्यों कर रहे हैं काम? इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम अपना गुजारा कर सके, अपने घर परिवार को चला सके, अपने घर को संभाल सके, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो वो काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। अगर तुम खुद भी कुछ काम धंधा शुरू करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आखिर में तुम्हें तो सब कुछ, आखिर में तुम जो भी पैसे कमा रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई मेरे खर्चे निकल जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो यही तो कार्ल मार्क्स और बाकी सब कह के गए हैं कि भाई किसी की गुलामी मत करो, किसी की गुलामी मत करो, केवल अपना व्यापार खोल के बैठ जाओ, अपनी दुकान खोल के बैठ जाओ कि ठीक है भाई मैं ये छोटी सी बेकरी चलाऊंगा, मैं ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलाऊंगा, मैं कैफेटेरिया चलाऊंगा, मैं फर्नीचर बनाऊंगा, मैं प्लम्बर का काम करूँगा, अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठ जाओ, मगर गुलामी किसी की मत करो। यह है मेन पॉइंट, ठीक है। यही कार्ल मार्क्स कह के गए हैं। चलते इसके आगे। हालांकि आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, ये बहुत ही इनरेशनल लॉजिक होगा आपका, ये बहुत ही क्या कहे इम्पल्सिव डिसीजन होगा कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो फ्रॉड हो रहा है ये कम से कम बंद होना चाहिए। ये जो अंधाधुंध पैसा छापा जा रहा है, ये जो हर साल महंगाई हो जाती है 5-6%, मतलब कि तुम सोच के देखो 1800 रुपये का गैस का सिलेंडर, किसी ने कल्पना की थी क्या? किसी ने कल्पना की थी क्या? कोई इतना अमीर हुआ है, किसी की सैलरी बढ़ी है, आय बढ़ी है क्या 1800 रुपये के आसपास? तो फिर 1800 रुपये का सिलेंडर कोई कैसे खरीदेगा? यह है मेन पॉइंट। तो ये जो लूट मची है, लूट कैसे मची है? कागज़ के टुकड़े से। और कागज़ का टुकड़ा तुमने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई कागज़ का टुकड़ा ही सब कुछ है। तो वो कह रहे कि ठीक है तुम्हें अगर कागज़ चाहिए तो हम तुम्हें कागज़ देंगे, तुम कागज़ ले रहे हो खुशी खुशी, बात खत्म। ये है मेन पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपने पारंपरिक व्यापार की तरफ जाओ, कुछ भी करो, काम धंधा, मुर्गी पालन, खेती बाड़ी, कुछ भी करो, मगर इस पैसों के चक्कर से दूर हटो। और अगर पैसे की ज़रूरत है भी तो उसे केवल इतना ही सीमित रखो कि वो तुम्हें गुलाम ना बना दे। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है, कपड़े वगैरह, तुम्हें कुछ लिक्विडिटी चाहिए तब खरीदो, मगर नोटों के बंडल लेके बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। वो ख़त्म ही होगा, वो कम ही हो जाएगा, ठीक है, सीधी बात है। चलते आगे। तो बेसिकली अमेरिका में मूवमेंट चल रहा है कि ये जो हम नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह, प्रोफेशनल काम करते हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी पायलट है, पायलट का क्या भविष्य है? उसके आने वाले बच्चों को कुछ फ़ायदा होगा? इसका नहीं होगा। अगर वो पायलट नहीं बनते तब भी हो सकता है अलग टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कितने ही रोजगार है जिसका कोई भविष्य नहीं है। आपने किए, बात खत्म। जैसे सरकारी नौकरी की हो गई, बाप दादा को सरकारी नौकरी मिल गई, बच्चों को नहीं मिली, क्या फ़ायदा हुआ? ये है मेन पॉइंट। तो यही बात अमेरिका में हो रही है कि ये सब गुलामी के चक्कर से बाहर निकलो और अपने पारंपरिक काम की तरफ बढ़ो। अब चलते हैं भारत की तरफ, ठीक है। भारत में आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, मान के चलो अगर पैसा कागज़ का टुकड़ा है, पैसा कागज़ का टुकड़ा है, तो फिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस है, वो कैसे चल रहे हैं, ठीक है। मगर पहले मैं आपको बता दूं कि फिएट करेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया शायद, फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फिएट करेंसी वो होती है जिसको केवल कानूनी वैधता प्रमाणित होती है। कानूनी वैधता यानी कि आप जैसे कि बात करें, भारत की सीमाओं के अंदर रुपये को खर्च कर सकते हैं। भारत की सीमाएं यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, कहीं पे भी आप जाएंगे रुपया आपसे खरीद लिया जाएगा। मगर जैसे आप भारत की सीमा के बाहर पैर रखते हैं, आपका रुपया नहीं चलेगा। अगर आप चाइना की तरफ जाएंगे वहाँ पे युआन चलता है, उसके ऊपर जाएंगे जापान की तरफ तो वहाँ पे येन चलता है, उसके ऊपर आप फिलीपींस की तरफ जाएंगे वहाँ पे पैसो चलता है, रसिया की तरफ जाएंगे वहाँ पे रूबल चलता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपको कानूनी वैधता दी जाती है वो केवल उपयोग करने की होती है, वो केवल उपयोग करने की होती है, उसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। और भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वैल्यू, मुझे चाहिए वैल्यू। अगर मैं जितने पैसे कमाता हूँ मुझे उतनी ही वैल्यू वापस चाहिए। अगर नहीं मिलती तो वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है।
अगर कागज़ का टुकड़ा पकड़ा के तुम मुझे कहते हो कि तुम इसे कहीं पे भी खर्च कर सकते हो, खर्च के लिए तो भाई मुझे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं तो वापस बार्टर सिस्टम पे चले जाओगे ना। बार्टर सिस्टम यानी कि तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा, तुम मुझे गेहूँ दो, मैं तुम्हें दूध दूंगा, तुम मुझे दूध दो, मैं तुम्हें बटर दूंगा, तुम मुझे बटर दो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। बार्टर सिस्टम पे चले जाएंगे ना, उसमें तो बहुत कम, उसमें तो वैल्यू भर भर के मिलती है। लिक्विडिटी की थोड़ी समस्या रहती है बार्टर सिस्टम में, मगर कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको पकड़ाया जाता है कि भाई ये लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर, इसे आप भारत की सीमाओं में यूज़ कर सकते हैं। भाई यूज़ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना पैसों के भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। मगर कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए वैल्यू, जितना काम उतनी वैल्यू। अगर नहीं मिलती तो उस पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर लोग अमेरिका क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉलर की वैल्यू है। अगर आप डॉलर कमाते हैं तो आप यहाँ पे आराम से अपना घर खरीद सकते हैं, अपना बंगला, घर, गाड़ी, सब कुछ, बैंक बैलेंस सब कुछ कर सकते हैं। मगर यही चीज़ रुपये में नहीं होती। क्यों नहीं होती? जबकि भारत और अमेरिका दोनों के पास एक समान ही लोग है, लोग भी ज़्यादा है, रिसोर्स भी ज़्यादा है। तो फिर हमारा रुपया मजबूत क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं खरीद सकते घर, अपना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्यों नहीं खरीद सकते? यही तो समस्या है ना। अमेरिका के पास लगभग 33-34 करोड़ या 35 करोड़ लोग हैं, तो उनकी करेंसी इतनी मजबूत कैसे है? हालांकि वो भी एक फ्रॉड ही है, मैंने बताया ना आपको शुरुआत में, वो भी फ्रॉड ही है। मगर कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कहाँ कनेक्ट होती है। अगर रुपया कमज़ोर होगा, अगर रुपया कमज़ोर होगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे पास डॉलर ज़्यादा होने चाहिए। जो एनआरआई भारतीय है, व्यापारी है, उद्योगपति है, धन्ना सेठ है, धन्ना सेठानी है, वो लोग ज़्यादा पैसे लेके आएंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्यों है? अगर भारत के लोग हैं तो भारत के लोगों को तो रुपये की ज़रूरत है, तो सवाल है कि तुम्हें डॉलर की ज़रूरत क्यों है? डॉलर की ज़रूरत तुम क्यों पूरे करना चाहते हो? अपना रुपया नीचे गिरा के, अपने रुपये को कौड़ियों के दाम में नीचे गिरा के तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए? उसका सवाल, उसका एक लॉजिक, अब सच है कि नहीं वो आप देख लीजिएगा। मेरा लॉजिक ये है कि ये जो धनपति लोग हैं, ये जो चोटी के लोग होते हैं, वो भारत को केवल एक उपनियोजक देश की तरह देखते हैं। भारत को केवल एक उपनियोजक देश के रूप में देखते हैं, यानी कि इनको चाहिए डॉलर। डॉलर डॉलर क्यों चाहिए इन्हें? क्योंकि इनके कुछ विदेशी हित हो, कुछ विदेशी जरूरत है। आपको पता चलेगा लंदन में कितने भारतीय रहते हैं, कितनों का घर है, कितनों ने प्रॉपर्टी खरीदी है। कहने का मतलब ये है कि इन्हें भारत में रहना नहीं है, ना तो इन्हें भारत में रहना है और ना ही इन्हें भारत को सुधारना है, ना ही ठीक करना है। तो मगर इन्हें चाहिए क्या? इन्हें भारत के लोग मजदूरों की तरह चाहिए, जो कि मजदूरी करे, दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करे और डॉलर लाके इन्हें दे। अब सवाल है कि डॉलर इन्हें भारत से ही क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे मजदूरी है, यहाँ पे लोगों को ज्ञान दिया जा सकता है कि 90 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। यही चीज़ आप अमेरिका में नहीं कर सकते। तो अगर इन्हें डॉलर चाहिए तो भारत से आसानी से मिल जाएगा ना, इन्हें भारत से आसानी से डॉलर मिल जाएगा। अगर यही डॉलर ये लोग अगर अमेरिका में जाके कमाएंगे या लेंगे तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये वहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे फिर डॉलर में खर्चा भी करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर लोगों को पैसे भी देने पड़ेंगे, वहाँ पे महंगाई भी इतनी है, वहाँ पे खर्चे भी इतने हैं, वहाँ पे कानून भी ऐसे हैं। मगर भारत में तो कानून क्या ही बताऊँ मैं अब। तो सवाल ये है कि डॉलर देश के लोगों को नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए कुछ पूंजीपति लोगों को, चोटी के लोगों को, जो हवाई जहाज लेके घूमते हैं अपने पास, जो विदेशों में सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, उन्हें डॉलर चाहिए। जो कि बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक है, बड़े बड़े धन्ना सेठ सेठानियाँ हैं, उन्हें डॉलर चाहिए। भारत के लोगों को रुपये से भी काम चल जाएगा, आप रुपये से भी अपना पेट चलाइए, घर कमाइए, घर बनाइए। मगर नहीं, ये जो कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, भाई जरूरत ही किसे विदेशी मुद्रा भंडार की? भारत के पास अपना सब कुछ है, भारत के पास अपना कोयला भी है, सीमेंट भी है, खेती भी है, हथियार भी है, लोग भी है, पैसा भी है, सोना चांदी भी है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत किसे है? और जिससे भी है तो फिर तुम विदेश जाके करो ना अपना काम धंधा। यह है मेन पॉइंट। मगर आपको
लॉलीपॉप क्या पकड़ाया जाता है कि भाई रुपया नीचे गिर गया, क्यों? महंगाई बढ़ गई, क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, इसलिए हमें रुपया नीचे गिराना पड़ रहा है, जिससे कि विदेश में रहने वाले भारतीय रुपये भेजे, ताकि विदेश से लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे, यहाँ पे ठेका दे, ताकि हम सस्ते में काम करके दें और वो महंगे में जाके बेचें। ये पूरा फ्रॉड हो रहा है। मगर चलते हैं लॉजिक पे। आप में से कुछ कहेंगे कि भाई अगर पैसा कागज़ का टुकड़ा है तो बड़े बड़े उद्योग व्यापारी बिजनेसमैन कैसे चल रहे हैं? ठीक है, ऑडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 1 सेकंड। हाँ, 45 मिनट हो चुका है, लगभग 1 घंटा हो ही जाएगा। ठीक है, मगर चलते हैं लॉजिक पे। आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि भाई ये बिजनेस कैसे चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलती है। सबसे पहली चीज़ ये जो कंपनियां चलती है ये किसी की जेब में से नहीं चलती, ये किसी की जेब में से नहीं चलती, ये चलती है निवेशकों की जेब में से। तुम और मैं जो इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं या व्यापार इनके हिस्सेदारी बनते हैं, हमारे निवेशकों के पैसे से कंपनियां चलती है। और ये जो पैसे हम देते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तुम्हें पैसा बर्बाद करके भी दे सकते हैं, अंडा करके भी दे सकते हैं, ज़ीरो। ऐसे कितने निवेशक हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। और मैं भारत के लोगों की क्या ही बात करूँ, भारत के लोगों को तो आदत है बर्बाद होने की। मैं बात करूँ जापान के लोगों की। जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्ट बैंक ग्रुप है, उसने भारत में इन्वेस्ट किया था एक कंपनी में, 1-2 कंपनियों में, और तुम्हें हैरानी होगी लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ की चपाट लगी है सॉफ्ट बैंक ग्रुप को। भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करके जापान के लोगों के 2 से 3 हज़ार करोड़ उड़ा दिए भारत के कुछ ढंढा सेठ और सेठानियों ने। समझे? यह है मेन पॉइंट। तो जब कोई कंपनी चलती है या गिरती है या बर्बाद भी होती है तो उससे केवल नुकसान आम निवेशकों को होता है। ये सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखो। बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी डूब गई, नोकिया डूब गई, कितनी कंपनियां डूब गई। तो कहने का मतलब ये है जो बर्बाद हो गए वो निवेशक हो गए, आम लोग हो गए, उन्हें नुकसान होगा। ठीक है, तो ये जो कंपनियां चल रही है ये उनकी जेब के पैसों से नहीं चल रही है। चलते दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि ये जो कंपनियां है ये प्रॉफिट के लिए नहीं चलती, इन्हें प्रॉफिट करना ही नहीं है। प्रॉफिट करके तो टैक्स देंगे ना, तो ये लोग प्रॉफिट दिखाते ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, सब कुछ खर्चा दिखा देते हैं। खर्चा कि भाई खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। और सरकार इन्हें छूट भी देती है कि भाई आप 3-4 साल तक का अपना प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। ये छूट और ये डिस्काउंट तुम्हें और मुझे नहीं मिलेगा, आम लोगों को नहीं मिलेगा, मगर सरकार इन धन्ना सेठ और सेठानियों को देती है ये ऑफर कि आप 3-4 साल तक अपना घाटा वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे दूसरी चीज़ जो मैंने कही वो ये कि ये लोग अपना प्रॉफिट दिखाते नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट दिखाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा निवेशकों को उनके हिस्से का पैसा देना पड़ेगा। तो ये लोग प्रॉफिट दिखाते ही नहीं है। तो सवाल है कि प्रॉफिट के पैसे ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि जो कर्मचारी उसे तो मिलते नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि जो प्रॉफिट का पैसा है वो बड़े बड़े वो जो सीनियर लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, सेठ होते हैं, सेठ सेठानिया या फिर चेयरमैन ग्रुप वगैरह या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह, CEO वगैरह होते हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करने वाले, ये प्रॉफिट के पैसे उनके सैलरी में चले जाते हैं। ठीक है, सबको नहीं मिलते, मगर जो चोटी के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट लेके बैठे होते हैं, जो कि सरकारी घर, सरकारी नहीं, जो कि कंपनी का घर, कंपनी की कार, कंपनी का बैंक बैलेंस, कंपनी का ऑफिस, कंपनी की कुर्सियाँ, सब कुछ घिसते रहते हैं, उनके अकाउंट में ये प्रॉफिट के पैसे चले जाते हैं। और बाकी की चिल्लर, झूठन, अठन्नी वो कर्मचारियों के हिस्से में और निवेशकों के हिस्से में आती है। यानी कि ये जो प्रॉफिट की लूट मची भी है, ये चोटी के जो एग्जीक्यूटिव्स है या मेंबर्स है उनके पास चली जाती है। चलते इसके आगे। तो एक आम एम्प्लॉय जो होता है उसकी सैलरी बढ़ती नहीं है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है, मगर ये जो चोटी के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनकी एक की सैलरी 20-20, 25-30 करोड़, 40 करोड़, 55-7 करोड़, मतलब कि सोच के देखो, 50 करोड़ सैलरी, 50 करोड़ सैलरी।
और तुम्हें पता है कि हमारे देश में इकोनॉमी कैसी है, हमारे देश में प्रॉफिट कैसा चलता है, हमारे देश में बिजनेस कैसा चलता है, लॉस कैसा होता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, इनकम टैक्स कैसे चलता है। ऐसे में कुछ चोटी के ऑफिसरों को, अधिकारियों को 50-50 करोड़ की सैलरी दी जाती है। और जब टैक्स भरने की बात आती है कहते हैं कि यार पैसे तो है ही नहीं, सारे पैसे तो खर्च हो गए, दे दिए हमने। ये है, ये दूसरा फ्रॉड कि कंपनियां प्रॉफिट करने के लिए नहीं होती, कंपनियां प्रॉफिट करने के लिए नहीं होती। और जो प्रॉफिट देते भी है, जैसे पेप्सी वगैरह, कोका कोला या फिर बाकी की जो कंपनियां कहो, वो अठन्नी देते हैं। ठीक है, तो निवेशकों को लगता है कि ठीक है भाई, इतना तो हमें मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। चलते हैं तीसरे फ्रॉड पे। तीसरा फ्रॉड ये है कि जब भी इन्हें प्रॉफिट होता है तो ये लोग उस प्रॉफिट के पैसों को डाइवर्ट करके कहीं खर्च कर देते हैं। जैसे कि कहीं कोई फैक्ट्री लगाना हो गया, कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाना हो गया, कहीं पे कोई ऑफिस खड़ी करनी होगी, कहीं पे कोई बिल्डिंग खरीद ली, कहीं पे कोई फैसिलिटी खरीद ली, कहीं पे कोई कार खरीद ली, कहीं पे कुछ ऑफिस वगैरह, जो भी तुम समझो, या लोन चुका दिया, या फिर खर्च चुका दिया, या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी कि कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसे ये लोग खर्च कर देते हैं। जैसे कि कहीं पे बिल्डिंग खरीद लिया, कहीं पे ऑफिस खरीद ली, कहीं पे कार खरीद ली, कहीं पे खर्चा कर दिया, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो जो प्रॉफिट होता है वो खर्च कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो प्रॉफिट होता है उसे बता दिया जाता है कि ये प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, बात खत्म। यानी कि कंपनी बड़ी हो गई, कंपनी का प्रॉफिट कंपनी में चला गया, कंपनी बड़ी हो गई, मगर सरकार को कोई फ़ायदा नहीं, सरकार को कोई टैक्स नहीं, सरकार को कुछ भी नहीं। और ये आपको देखने को मिल जाएगा, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी कंपनी का, मगर हमारे देश में कितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, कितने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड है जो कि अंडा पैसे देते हैं, अंडा ज़ीरो टैक्स। खुली लूट मची है, खुली लूट मची हुई है। और सरकार भी इन्हें लाइसेंस देती है, कहते हैं कि ये तो एनजीओ है, ये तो वेलफेयर सोसाइटी है, ये तो समाज कल्याण के लिए है, ये तो खेलकूद को बढ़ावा देते हैं, ये तो प्रोत्साहन करते हैं। सोच के देखो। और ये पता है क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये देश को भटका के रखते हैं, ये देश को भटका के रखते हैं। अगर लोग क्रिकेट देखते हैं, लोग मैच देखते हैं, लोग ओलंपिक वगैरह देखते हैं, लोगों का ध्यान भटका रहेगा ना। अगर ये अपना काम बंद कर देंगे, अगर ये ध्यान भटकाना बंद कर देंगे तो लोग जाग जाएंगे, लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे। तो सरकार भी सर्टिफिकेट दे देती है कि भाई इनसे कोई टैक्स मत लो, ये समाज कल्याण का काम करते हैं, ये देश की भलाई का काम करते हैं, देश भलाई में कोई टैक्स नहीं होता। जैसे कि हम तो देश का बर्बादी कर रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ये लॉजिक है। आप जो कहते हैं कि भाई कंपनियां कैसे चलती है, कंपनियां ऐसे चलती है कि भाई वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए चलती है, उसका निवेशकों से, इन्वेस्टरों से, आम लोगों से, प्रोडक्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें पता है ना कि ये कितनी घटिया प्रोडक्ट निकालते हैं, कितनी बकवास प्रोडक्ट निकालते हैं। बस यही सब हिसाब किताब है। तुम मुझे बताओ, ये लोग चेक नहीं करते होगे, ये लोग चेक नहीं करते होगे कि भाई हमने कितनी खटारा प्रोडक्ट बनाई है? नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबको अपना पैसा मिल रहा है, बस बात खत्म। 2012 में मैं तुम्हें एक बहुत ही एग्जाम्पल देता हूँ। 2012 में मैंने अपना पहला मोबाइल लिया था, नोकिया C200। उसका कैमरा इतना घटिया, इतना वाहियात था। लगभग वो मोबाइल 3000 में पड़ा था मुझे, 3000 में। 2012 की बात है। 3000 में मुझे इतना खटारा, इतना घटिया फ़ोन दिया गया जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मैंने ले लिया नोकिया का नाम सुन के, और तब से लेकर मैंने फिर बाद में कभी नोकिया का फ़ोन लेना ही बंद कर दिया मैंने। कहने का मतलब ये है, उसी समय में बाकी कंपनियां भी अच्छे मोबाइल देती थी, सैमसंग वगैरह, उनके कैमरा बढ़िया होते थे, अच्छे कैमरे होते थे। मगर कहने का मतलब ये है कि कंपनियां प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन नहीं करती, वो केवल अपने बकवास करके दे देती है, भेज देती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो आप। तो कहने का मतलब ये है, कंपनियां वगैरह ये केवल कुछ लोगों को अमीर बना रही है, कुछ लोगों को मुट्ठी भर अमीर बना रही है। और तुम्हें पता ही होगा कि भाई प्रॉफिट वगैरह बढ़ता नहीं है, सब कुछ नील हो जाता है, खर्चा हो जाता है। जो प्रॉफिट बढ़ता भी है
वो खर्चे में निकल जाता है। आप जो देखते हैं ना कि भाई प्रॉफिट इतना बढ़ गया, इस कंपनी का प्रॉफिट 5%, 6%, 7% बढ़ गया, तो गया कहाँ पे? गया उन्हीं सेठ और सेठानियों की जेब में जो कि बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये है। अब चलते कंक्लूजन की तरफ। 1 घंटे का ऑडियो मैसेज हो चुका है, 54 मिनट 55 मिनट होने आए हैं। वापस चलते फिएट करेंसी पे। फिएट करेंसी का उपाय क्या है? देखो, लगभग 2500 साल पहले, यानी कि लगभग 2400-2500 साल पहले आचार्य चाणक्य कह के गए थे कि बेटा ये जो पैसा वगैरह इन सब के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पास जो है वो है अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना परिवार, अपनी खेती बाड़ी की ज़मीन, अपना अनाज, अपनी गाय बकरी भैंस मुर्गियाँ, जो भी तुम समझो, वो है असली वेल्थ। वो तुम्हें जिंदा रखेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सभी अपने पारंपरिक निवेशकों पे, अपने पारंपरिक व्यवसायों पे चले, क्योंकि पैसा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसान काम करता था पहले, किसान मजदूरी करता था पहले। आज जो लोग सुबह 6-7 बजे ऑफिस से, घर से निकल जाते हैं मेट्रो में लटकते हुए, और रात को 8-9 बजे आते हैं घर पे, 12-12 घंटे काम करके आते हैं, क्या वो मजदूरी नहीं है? आखिर में तुम कर क्यों रहे हो? कर तो इसलिए रहे हो ताकि अपने घर परिवार को संभाल लो, अपना पेट पाल लो। तो सवाल यही है कि तो फिर खेती करने में कौन सी बुराई है? खेती करने में कौन सी बुराई है? कम से कम दिमाग से तो हेल्थी रहोगे ना, प्रेशर तो नहीं होगा ना, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना। पता है, एक रिसर्च हुई थी कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक ना सोमवार के दिन आते हैं, जब लोग ठेला उठा के ऑफिस जाते हैं। सोमवार के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। अब ये सच्चाई है, फैक्ट है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई हमें करना ही क्यों है ये? हमारा कौन सा फ़ायदा हो रहा है, तुम मुझे बताओ ना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये शहर वहर की लाइफ छोड़ो, गांव जाके रहो, अपनी मुर्गी बकरी और ज़मीन लेके खेती बाड़ी करो और रहो आराम से। शहर में कुछ नहीं मिलने वाला, सब मरने वाले हैं यहाँ पे बस। मैं जब बाहर भी जाता हूँ ना कभी कभी, तो मैं देखता हूँ कि कितना धुआं है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और तुम्हें तो पता है, हम जो गरीब लोग गरीब बस में घूमते हैं, हमारी बस में एयर कंडीशनर भी नहीं होता, खिड़कियाँ खुली होती है, धुआं आता रहता है, सांस फूल जाती है, पेट्रोल डीजल सबकी बदबू से लोग मर जाते हैं। और मैं यही कहता हूँ, शहर में रहोगे तो जल्दी मर जाओगे। तुम और मैं हवाई जहाज तो लेके रखे नहीं है कि सीधा बटन दबाया सीधा उठ के चले गए, नहीं ना, ये है बात। कार हम खरीद नहीं सकते, सरकार 40% टैक्स ले रही है कार के ऊपर। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, अपने पारंपरिक जीवन शैली पे चलो। घर चाहिए ना, ज़मीन चाहिए ना, जो भी चाहिए ना, और ओवरऑल सोना चाहिए तो है ही, सोना चांदी। तुम्हें अगर अपने आप को एक्सपेंस भी करना है, एक्सपेंड भी करना है, तुम्हें मान के चलो तुम्हें एक खेत से तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तुम्हें चाहे कि दूसरा खेत लेना है, तो उसके लिए भी बाकी की उपाय है, सोना चांदी वगैरह, या फिर प्रॉपर्टी एक्सचेंज, या जो भी तुम कहो, बहुत सारे उपाय है। पुराने समय में बहुत सारे उपाय हुआ करते थे, आज भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो पैसे इस तरीके से भी निकाले जा सकते हैं जिससे कि खरीदारी हो सकते। मान के चलो, अगर तुम ज़मीन नहीं खरीद सकते तो तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते। मगर आज के समय में हालत ये है कि लोग ज़मीन खरीदना तो छोड़ो, लोग किराए का घर भी नहीं ले पा रहे। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद गांधीनगर में मैं जहाँ पे रह चुका हूँ, गांधीनगर, वहाँ पे एक एक घर का किराया 20-25 हज़ार रुपये है। 20-25 हज़ार रुपये का किराया, मजाक है क्या? मजाक है क्या? तुम सोच के देखो, 20-25 हज़ार लोगों की सैलरी नहीं है और घर का किराया 25 हज़ार चल रहा है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यही है, अगर आपको लगता है कि भाई पैसे कमा के आप एक्सपेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने एसेट को बढ़ा सकते हैं। देखो, पैसा एक दो-धारी तलवार है। पैसा कमाओगे तो तुम्हें टैक्स भी देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, मार्केट गिर जाएगा तो भी तुम्हारा रिटर्न नहीं बनेगा, पैसे नहीं बनेंगे, और बैंक में रखोगे फिक्स डिपॉजिट पे तो पैसे और भी कम बनेंगे। कहने का मतलब ये है, पैसा रखने से नुकसान ही नुकसान है। इससे अच्छा तुम सोना चांदी रखो, गाय बकरी भैंस रखो, जो भी रखो, इस सब पे फोकस करो। ठीक है, ये है मेन पॉइंट। तो आशा करता हूँ कि समझ आया होगा बहुत कुछ। कहने का मतलब यही है मेरा कि हमें केवल ज़मीन चाहिए, और आने वाले समय में ज़मीन के लिए युद्ध होगा, युद्ध होगा ज़मीन के लिए।
सबको ज़मीन ही चाहिए, भारत हो पाकिस्तान हो। हालांकि भारत का तो हिसाब किताब ही घर भर में क्या ही बताओ। हम तो ऊपर से ज़मीन देते हैं, हम ज़मीन लेते नहीं, हम तो ज़मीन दे देते हैं कि लो ले जाओ भाई, बहुत ज़मीन हमारे पास। घर के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, और हमारे नेता दूसरे देशों को ज़मीनें गिफ्ट में देते हैं। ये दिवालियापन है हमारे देश का, ठीक है। मगर खैर बात करते हैं दूसरे देशों की। 100 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि भाई हमें ज़मीन की ज़रूरत है, बाकी सब पैसा वैसा गया बाहर में, हमें केवल ज़मीन की ज़रूरत है, हम खेती बाड़ी करेंगे, अपना गाय बकरी भैंस चलाएंगे, हमें केवल ज़मीन चाहिए। और उसने ज़मीन ली, फ्रांस की ली, बाकी कितने देशों की ली। मगर वो वही बात है ना कि वो युद्ध वाली बात है, ज़बरदस्ती से ली लोगों से, तो फिर सभी देशों ने हमला बोल दिया, बात ख़त्म। मगर लॉजिक वही है। चाणक्य भी 2400 साल पहले यही कह के गए थे कि भाई अपना घर परिवार, ज़मीन वगैरह, गाय भैंस, यही सब असली धन है, पैसा वगैरह कोई धन नहीं है। अगर मान के चलो कल एकाएक हर कोई कहने लगे कि भाई हमें रुपया नहीं चाहिए, क्या करोगे तुम रुपये का? क्या करोगे तुम रुपये का? ये केवल एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हो? ये है मेन पॉइंट। तो सवाल यही है, हम और बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं कि भाई हमें आने वाले समय में एसेट्स अरेंज करने हैं, एसेट्स लेने हैं, ताकि दिहाड़ी मजदूरी ना करनी पड़े। ये जो हम मजदूरी करते हैं 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, ये ना करनी पड़े, ठीक है। कम से कम अपना अनाज उगाएंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे और अपना चला लेंगे, जिस तरीके से चलता है उस तरीके से। मानता हूँ उसमें भी जोखम है, उसमें भी खतरे हैं, उसमें भी थोड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, मगर एटलीस्ट फिर भी अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा रिसर्च किया जाए, थोड़ी मेहनत की जाए, एनालिसिस किया जाए, रिसर्च वगैरह, तो खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से हो सकती है। ये जो तुम कंप्यूटर लेके टकाटक खटाखट करते रहते हो, कंप्यूटर लेके दिन रात भागदौड़ करके, उससे कई गुना कम मेहनत करके आराम की ज़िंदगी में तुम बढ़िया खेती कर सकते हो, बढ़िया खेती कर सकते हो, ठीक है। चलते इसके आगे। तो कहने का उपाय केवल यही है कि मॉडर्न फिएट करेंसी सब क्रैश होने वाली है, अब कब होगी वो नहीं पता, मगर होगी जरूर, और होना ही होना है। कोई उपाय ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप कागज़ के टुकड़े को लोगों को पकड़ाए और कहे कि लो काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। लोग अपना पेट पालने के लिए दिन रात गधा मजदूरी कर रहे हैं, गधा मजदूरी, उधार ले रहे, लोन ले रहे हैं। लॉकडाउन में जाके देखो कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के घर परिवार सब कुछ छीन लिया गया। जो उधार पे लोन पे लेके बैठे थे, बैंकों ने कितनों के घर परिवार सब उजाड़ दिए। वो जो आए थे ना रात को 8 बजे कि भाइयों बहनों आज से हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो तो करोड़ों के घर में रह रहा है, उसने आपके घर छीन लिए। समझ रहे हैं? ये मेन पॉइंट। तो ये चीज़ समझ के चलो, ये चीज़ ध्यान में लेके चलो। कहने का मतलब यही है, पैसों से थोड़ी दूरी बनाओ, ठीक है। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि तुम भारत में ही रहना पड़े। अगर भारत में समस्याएं है, भारत में चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे खतरनाक गर्मी पड़ती है, यहाँ पे खतरनाक बरसात होती है, तो तुम किसी और देश में भी शिफ्ट हो सकते हो। बस इतना इंश्योर करो कि वहाँ पे ज़मीन खरीद सको, ज़मीन रख सको, वहाँ पे करो खेती बाड़ी, जो भी करना है करो। क्योंकि नौकरी का कोई भविष्य नहीं है, नौकरी का कोई मतलब भी नहीं है। और ये जो फिएट करेंसी है, ये घोटाला है। ये घोटाला केवल इस प्रकार है कि तुम्हें नचाया जा रहा है अपने इशारों पे। पहले के टाइम में जो होता था ना, लोगों को गुलामी करवाई जाती थी चाबुक मार के, बस ये आधुनिक चाबुक है पैसा। कि भाई कागज़ छापा, कहा कि ये लो 500 रुपये, मेरे लिए काम करो, तुम कर लिए, बस ये बात है। तो उपाय जैसा कि मैंने बताया, देखो आर्थिक व्यवस्था जब भी गिरेगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरे देश हिल जाएंगे। कितने देश फुटपाथ पे आ जाएंगे, और देश फुटपाथ पे आएंगे यानी कि हम तुम सभी आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि उस समय हम में से बहुत सारे लोग किसी तरीके से हम सब सुरक्षित रह जाए, ताकि हम उस सुनामी को अवॉइड कर सके, हम उस सुनामी से बच सके। अमेरिका में ऐसे कितने किसान हैं, अमेरिका में बहुत तो नहीं मगर कुछ कुछ किसान हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं और अनाज को भर के रखते हैं सालों सालों तक।
सालों तक अनाज भर के रखते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, यानी कि उन्हें जब भी ज़रूरत होती है वो अनाज निकालते हैं और ग्रेन करके खा लेते हैं और पका लेते हैं बस। और तब तक वो दूसरे भी खेती करते रहते हैं, यानी कि वो खेती करते रहते और अनाज उगता रहता है। अगर इस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी होगी तो तुम सालों सालों तक अपने आप को टिका पाओगे। दुनिया में क्या आतंक मचा है, दुनिया में क्या चल रहा है, पैसा ऊपर नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल घर चाहिए और 3 टाइम का खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है। तो एक फिल्म है, तुम्हें याद होगी शायद, क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस, उसका पहला हिस्सा देखिएगा। अभी तो बेसिकली 3 फिल्म है, मगर पहला हिस्सा आपको देखने लायक है। पहले हिस्से में एक परिवार दिखाया गया है जो कि किसान है, जो कि किसानी करता है, खेती का काम करता है। और वो बहुत दूर मैदान, कहीं गांव देहात में रहता है, जहाँ पे दुनिया की सारी समस्याएं नहीं है। पूरे दिन आराम से काम करते हैं, रात को खाते पीते हैं, आकाश को देखते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सो जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप और हम सभी अपने आप को एक किसानी की तरफ, खेती की तरफ ले जाए, खेती बाड़ी की तरफ, जिससे कि इस दुनिया में जो भी आतंक चल रहा है, महंगाई वगैरह, बेरोजगारी वगैरह, मारधार वगैरह, लूटफाट वगैरह, वो सब रह जाए। हालांकि ज़मीन लेना, खेती करना और ज़मीन को सुरक्षित रखना वो भी बहुत ट्रिकी है। आपको पता है कितने ही कानूनी मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, खून खराबे होता है, कितने ही दाव पेच है। अगर उससे थोड़ा बचा जाए, मैनेज किया जाए, तो ज़मीन लेके रहना ही सबसे ज़रूरी है। कम से कम आपको किराया तो नहीं देना पड़ेगा ना आपको। कम से कम आपको खर्चे तो नहीं निकालने पड़ेगा ना। आप कुछ उगा भी सकते हैं, आपके कुछ खर्चे भी निकल जाएंगे। आप कुछ भी फार्म हाउस वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, आप एनिमल स्टॉक बना सकते हैं, वहाँ पे कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह बना सकते हैं, बहुत कुछ। मगर कहने का मतलब ये है मेरा, ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है ये कोलैप्स होने के लिए बनी है। और ये कोलैप्स इसलिए होगी क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। एक दिन आएगा जब गरीब कहेगा कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। और उस समय जो भी होगा, मैं चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग इस घटिया इकोनॉमी और इस घटिया सिस्टम से थोड़ा दूर जाके अपने अपने परिवार से आराम से रहे, कहीं पे जहाँ पे हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सके। जब तक कि ये सब नौटंकी चलती है, कब तक चलेगी पता नहीं, कभी रुकेगी भी नहीं रुकेगी पता नहीं। मगर हम और तुम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, समझे। तो जैसा कि वो जो फिल्म है अ क्वाइट प्लेस, उसका पहला हिस्सा आप जरूर देख सकते हैं। कहने के लिए एलियन फिल्म है, साईफाई फिल्म है, मगर अगर उसको थोड़ा साइड में भी रखा जाए तो आपको थोड़ा लॉजिक मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि खेती बाड़ी करके आप कैसे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, यह है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं वो ये कि धीरे धीरे पेपर करेंसी से दूर हटिए। आप कम से कम सोने चांदी की तरफ जाइए, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ। ठीक है, आप चाहे तो पेपर, एक तरीके से आप डिजिटल गोल्ड सिल्वर, हालांकि वो रिस्की है अगेन, मगर कुछ समय के लिए आपको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा, देखिए, रुपया गिरता है, एक दिन में तो नहीं गिर जाएगा पूरी तरीके से, वो धीरे 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 गिरेगा ना। अभी रुपया 86-87 रुपये पे है, तो वो 80 रुपये, तो वो 90 रुपये जाएगा, 95 जाएगा, 100 रुपये, 110 रुपये जाएगा। ठीक है, तो तब तक तुम्हारा जो पेपर गोल्ड सिल्वर है, पेपर के ऊपर गोल्ड सिल्वर है, वो तब तक तुम्हें एक टाइम पीरियड दे देगा कि ठीक है भाई, ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ठीक रहेगी। तुम्हें फिएट करेंसी से वो थोड़ा सुरक्षित कर देगा, मगर वो फुल प्रूफ नहीं करेगा। जब पूरा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा, जब पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, जब पूरी इकोनॉमी गिर जाती है, जब दुनिया के बहुत सारे देश डूब जाते हैं, तब फिर तुम्हारा वो कागज़ पे जो सोना चांदी है वो हो सकता है वो भी गिर जाए, उसकी भी कोई वैल्यू ना रहे। मगर जब तक ये साइकिल चल रहा है, तब तक तुम अपने पैसों को गोल्ड सिल्वर में सुरक्षित रख सकते हो। और वो भी ध्यान रखना कि कोई लॉन्ग टर्म लॉक पीरियड ना हो कि भाई 5 साल के लिए रख दिया, अब 5 साल के बाद आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम जाके निकाल सको, ये देख लेना। क्यों?
क्योंकि रुपया कितना गिरेगा, फिएट करेंसी कितनी गिरेगी, ऊपर से गवर्नमेंट कितना पैसा छापेगी तुम्हें नहीं पता। तो उससे बचना है तुम्हें, तो तुम केवल सोना चांदी ही बचा सकते हो और रख सकते हो अपने पास, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक है। हालांकि मैं पूरे इसके तो फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ कि भाई प्रैक्टिकल गोल्ड होना चाहिए, डिजिटल प्रैक्टिकल गोल्ड होना चाहिए जो कि आपके हाथ में, आपकी जेब में हो। वो थोड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है, संभाल कर रखना पड़ता है, मगर एटलीस्ट असली तो है कम से कम। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उससे आप पूरी विश्वास करके बैठ सकते हैं कि ठीक है भाई मेरे पास 50 ग्राम सोना है, 100 ग्राम सोना है, मैं इस पर विश्वास करके बैठ सकता हूँ, बात ख़त्म। ये है, तो आपकी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिकल सोना नहीं खरीद सकते, आप रियल गोल्ड नहीं खरीद सकते, तब तक आप पेपर करेंसी पे पेपर गोल्ड खरीद सकते हैं, मगर वो फुल प्रूफ नहीं है। अगेन, तो आप उतना ही खरीदिए जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, वो आपको कुछ समय के लिए फिएट करेंसी से बचा लेगा, मगर लॉन्ग टर्म नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो भी आखिर में कागज़ का टुकड़ा ही है, ठीक है। और दूसरा कि लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए, या फिर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जब इकोनॉमी गिरती है, जब सरकारें गिरती है, या फिर फिएट करेंसी क्रैश होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो बहुत तेज़ी से गिरती है। तो जब तक वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेती है, तब तक आप अपना घर परिवार पैसा सब कुछ मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझनी है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है भाई हम अपना घर खरीद लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। तो देखो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स तो देना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी टैक्स, आपको म्यूनसिपालिटी टैक्स देना पड़ेगा, और वो अगर इतना बढ़ जाए कि आप चुका ना पाए, तो फिर वो समस्या की बात है। तो फिर आपकी प्रॉपर्टी पे आप आके वो लोग सील लगा देंगे, आपकी प्रॉपर्टी पे ताला लग जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने होगी मगर आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपको फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हो चुका है कि आपसे वो पैसे निकाल लेगा, अगर नहीं निकालेगा तो वो आपको आपके घर से निकाल देगा, ठीक है। ये है मेन पॉइंट। आपका सारा रहना खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा। आपको पता है ना कि आजकल डिजिटल मीटर लग रहे हैं, डिजिटल मीटर, एक बटन दबता है सीधा कनेक्शन बंद बिजली का, ये है। और आपको पता है बहुत जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि भाई 5-5, 6-6 हज़ार लाइट बिल कैसे आ रहा है हमारा। हमारा खुद का लाइट बिल बढ़ गया, पहले 700-800 रुपये आता था, अब उससे 1000 ज़्यादा ही आता है, 1700-1800 रुपये, जबकि मैं कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करता। तो ये है, आपके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाएगा कि आप कितना पैसा कमाएंगे। और यही मैं कहता हूँ कि भाई नहीं चाहिए हमें बिजली, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा पानी, अपनी गटर, अपना सब कुछ अपने पास रखो, हमें एक ज़मीन चाहिए, हम उसमें बोरवेल भी लगा देंगे, हम उसमें खेती भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, सोलर पैनल से बिजली भी बनाएंगे, सब कुछ अपना बना के रखेंगे। नहीं चाहिए हमें सरकार का कुछ भी। ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी। और यही बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे कुछ रशियन दोस्त वगैरह है, वो भी यही कहते हैं कि देखो राज, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे विश्वास मत करो, कभी भी अपने नेताओं पे, अपने गवर्नमेंट पे, किसी पे भी विश्वास मत करो, हमेशा उन्हें शक की नज़र से देखो। और यही मैं कहता हूँ, ये तुम्हारे सगे नहीं है और तुम्हें समझना पड़ेगा। तो 1 घंटे से ऊपर मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लगभग 2-3 साल से ये काम चला रहा हूँ मैं, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ लॉजिक मिला हो तो प्लीज़ कुछ आर्थिक सहायता मुझे पहुंचा दे, जिससे कि हम ये काम और अच्छे से कर सके। और अगर आपको कहीं पे मीटिंग करनी हो तो भी आप कह सकते हैं। हम बेसिकली गांधीनगर की तरफ मिल जाएंगे, गुजरात का जो शहर है गांधीनगर, बेसिकली वहाँ पे हमारा रहना है। तो आप कभी मीटिंग भी करना चाहे छुट्टी के दिन वगैरह, तो हम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और डिस्कस करके बता सकें कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। आने वाले समय में हम कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करेंगे, कैसे राजनीतिक मूवमेंट शुरू करेंगे, और कैसे इस देश को और इस देश की इकोनॉमी को अच्छी जगह पे ले जाएंगे, वर्तमान में जहाँ पे हो उससे अच्छी जगह पे। तो कुछ भी अगर पॉइंट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ तुम्हारा पॉइंट है, डिस्कशन है, आर्गूमेंट है, तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो कि भाई कौन सा आर्गूमेंट है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।